Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the 7th lecture of the Unit 2 of subject Quantity Estimation and Construction Management. We will understand pre-qualification of tender and monitoring of contract in this lecture. Okay. First of all, we have to understand about the pre-qualification before going in the lecture. Okay. We will understand about the pre-qualification as per the different agencies, different definitions. Okay. First of all, हमको पहले समझना होगा pre-qualification का मतलब. Okay. टेंडर का टेंडर जब कोई कॉन्ट्रैक्टर या बिडर टेंडर अप्लाई करता है तो उसके पहले हमको या कोई एजेंसी को, गवर्नमेंट एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट को ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट डाल रही है या टेंडर को पब्लिश कर रही है, उसको प्री क्वालिफिकेशन करना होता है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में, सारे टेंडर्स में प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर हो. कुछ कॉन्ट्रैक्ट में या बोल सकते हैं किसी में स्पेसिफिक पर्पस से लिया जा रहा है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या फिर कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्री क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करते हैं. पहले हम लोकल लैंग्वेज में प्री क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं. प्री क्वालिफिकेशन का मेनली मतलब होता है कि हम उन कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लें जो हमारे पर्पज़ के हैं. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर को अप्लाई किया, बट हम सारे टेंडर्स को, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम नहीं रख सकते अपने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, दोज आर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोज आर द रिलेटेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम रख लेते हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, the pre-qualification criteria is the yardstick to allow and disallow to the firm participate in the bids. Means pre-qualification एक important term है जिसके लिए हम contractor को allow या disallow करते हैं for the particular project. Okay. This is the definition according to the Central Vigilance Commission. Now we will see the definition of pre-qualification according to the World Health Organization WHO. WHO क्या कहता है? WHO कहता है द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट साइंटिफिकली साउंड असेसमेंट विच इंक्लूड डोजियर रिव्यू, कंसिस्टेंसी टेस्टिंग, द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड द साइट विजिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. इट मीन्स प्री क्वालिफिकेशन एक ट्रांसपेरेंट साइंटिफिकली प्रोसेस हो जिसमें हम असेसमेंट तरीके से कर सकें, रिव्यू कर सकें प्रोजेक्ट का या टेंडर का जो भी हो रहा है, और इवैल्यूएशन उसका अच्छी तरीके से कर सकें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ we will see the definition of the pre-qualification according to the IADC. Pre-qualification means to identify contractors who indicates that they are qualified and would be interested in tenders for potential project. It means pre-qualification means pre-qualification का मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पहचानना जो हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, इम्पोर्टेंट हैं या उस पर काम करने लायक हैं. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, हम टेक्निकल वर्क करने जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर नॉन टेक्निकल वर्क का कॉन्ट्रैक्टर हमारा टेंडर अप्लाई करता है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर नहीं दे सकते क्योंकि वो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो उस फील्ड को इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा जो टेंडर पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड का कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है. So pre-qualification is the process of eliminating the contractor, those who are not in a field of the project basically. Okay. According to the IADC, pre-qualification टेंडर नहीं है, टेंडरिंग नहीं है. बेसिकली इट्स अ सिलेक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर द टेंडरिंग प्रोसेस. ओके, हमें टेंडर करने से पहले प्री क्वालिफिकेशन में उन कॉन्ट्रैक्टर को हटाना होता है या उन कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना होता है जो हमारे काम के हैं, उनको सिलेक्ट कर लो. जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड के हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं, उनको सिलेक्ट करो. और जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं कर सकते, उनको हटाना. ओके, दिस इज नॉट अ टेंडरिंग प्रोसेस, इट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग ऑफ द टेंडर. ओके, ये हमेशा भी नहीं किया जाता. इट इज़ नॉट ऑलवेज यूज बिकॉज इट इज़ जनरली मोस्ट ऑफ द यूज फॉर द टेक्निकल पर्पजेज और अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट, स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और ए ह्यूज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. ओके, जब अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं,
तो हम उसमें इस प्री क्वालिफिकेशन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते। या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड का ही काम करना है हमको, इस पर्टिकुलर फील्ड का स्टील वर्क का ही काम करना है या मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, कंक्रीटिंग काम करना है, तो हम प्री क्वालिफिकेशन का यूज करते हैं। नाउ ओके, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइज, जो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं विदाउट द प्री क्वालिफिकेशन, बिकॉज वो छोटे होते हैं और इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। तो जनरली हम प्री क्वालिफिकेशन तब करते हैं जब हमको ह्यूज लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो और या फिर उसमें स्पेसिफाइड टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो या टेक्निकलिटी हमें स्पेसिफिक करनी हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ टेंडर। कुछ एडवांटेज समझ लेते हैं, ये जरूरी होता है फॉर द लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नाउ अकॉर्डिंग टू द IADC, प्री क्वालिफिकेशन सेव्स द ओनर of the project time and money by eliminating unqualified contractors from the start. Okay. अब अगर हम प्री क्वालिफिकेशन करते हैं तो हमारा जो अथॉरिटी होती है उसका टाइम सेव होता है एंड द मनी, बिकॉज हमने प्री क्वालिफिकेशन कर दिया तो हमें पता है कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ही इनको रखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर में हमें कम टाइम लगेगा उन कॉन्ट्रैक्टर्स में जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है फॉर द आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें टाइम बचेगा एंड ऑल्सो मनी भी बचेगी थोड़ी बहुत। तो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस प्री क्वालिफिकेशन इज it shortlist contractor which have the required competence to complete with the terms of contract and the financial and technical ability to undertake the work. Okay, सारे कॉन्ट्रैक्टर के पास फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती है। कोई कॉन्ट्रैक्टर नॉन टेक्निकल फील्ड या अदर फील्ड का आ जाता है जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में स्पेसिफाई नहीं होता है, उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो प्री क्वालिफिकेशन से ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को हटा देते हैं तो हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा टेक्निकलिटी के साथ होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा है जिसमें उस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उस फील्ड की बेस्ट नॉलेज है। दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एडवांटेज ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन। नाउ वी विल सी द अनदर एडवांटेज pre-qualification. In the case where pre-qualification is used, only contractor which have pre-qualified are eligible to bid. Okay, तो pre-qualification करने के बाद वही contractors eligible होते हैं for bidding, those who have a specific knowledge of the particular field or the project. Okay, तो हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, related to the first advantage of the pre-qualification. Now these are the some definition of the advantage of pre qualification. ये प्री क्वालिफिकेशन हम टेंडरिंग प्रोसेस के पहले करते हैं, उसके बाद देन टेंडरिंग प्रोसेस होती है, देन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो सारा प्रोसीजर चलता है। नाउ अब एट द एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर, वी हैव टू मॉनिटर we have to monitor the contract or the maintain the contract. So now we will understand what the contract monitoring होती है क्या, इसके बारे में समझते हैं। now according to the state account office, contract monitoring is the process of ensuring that vendor adequately perform a contracted service. It means मॉनिटरिंग के मतलब है कि हम उस कॉन्ट्रैक्टर को देखेंगे कि वो उस पर्टिकुलर वर्क उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे, वेरियस स्टेजेस को देखेंगे, उसमें हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर नहीं करता है तो हम उसको लेटर फॉर्मेट देते हैं या उसको बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क को सही तरीके से करो। नाउ the second thing, according to the state account office, when a state agency remains responsible for the ensuring the work performed satisfactory and the government funds are used appropriate. Okay, जब अगर कोई स्टेट फंड या कोई कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से काम करता है तो गवर्नमेंट को भी फंड देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो फंड को एट टाइम टू टाइम पास कर देती है। Now we will see the definition of contract monitoring according to the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Contractor management or the monitoring donates all those activities that are required to be undertaken by the authority of administrator, manager, govern and execute the project. Okay,
Now this is a very accurate definition of the contract management or the monitoring. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हम वो सारी चीज़ें देखें, सारी एक्टिविटीज़ देखें, उसको सही तरीके से जानें जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद होती है. इट मीन्स द प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट काम करना स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद जो चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, देखी जाती हैं बाय द अथॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, जो प्रोजेक्ट को करवा रहा है, उसको क्या क्या करना चाहिए. देखो उसने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाहिए. मीन्स द डिफरेंट परमिशंस अथॉरिटीज़ उसको पास करनी चाहिए. मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ्स लाइक डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एजेंसीज, थर्ड पार्टीज़, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आती है. गवर्न एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट मतलब प्रोजेक्ट को सही तरीके से काम हो रहा है ना करना, ये सारी चीज़, दीज ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. ये सारी काम हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में रखते हैं और मॉनिटरिंग में रखते हैं. बोथ आर द सेम वर्ड. नाउ सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम उसको देखेंगे. पहला, हम किस किस ऑब्जेक्टिव्स को लेते हैं बाय डूइंग द मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, first thing is planning and project management. We have to plan our project, so we have to plan our project well. Okay, so identification the constraint, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आनी है. पहले प्लान हमको करना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसमें देखनी होगी कहाँ कहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिमूव करना होगा, देन हमको आगे बढ़ना होगा. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ए प्लानिंग और एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. The second objective is the regular management and monitoring. We have to monitor regularly to the project or the contractor. हमको अपने प्रोजेक्ट को रेगुलरली मॉनिटर करना होगा, हर स्टेज में मॉनिटर करना होगा. अगर कोई भी स्टेज हमारी छूट जाती है तो उस स्टेज में कुछ काम अधूरा या कुछ काम बिगड़ भी सकता है. सो बिकॉज अगर हम मॉनिटर नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को एक फ्रीडम आ जाती है कि हम अपने तरीके से काम करें. लेकिन बट प्रोजेक्ट हमारा है तो हमको मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि हमको अपना काम बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, बेस्ट टाइम पे चाहिए, बेस्ट कॉस्ट में चाहिए, इसीलिए. सेकेंड थिंग इज रेगुलर मैनेजमेंट ऑन द मॉनिटरिंग. In this objective, we also see about the rights, obligation and monitoring of critical tasks. अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई जगह पर कोई चीज़ फंस जाती है, किसी अथॉरिटी से या कोई गवर्नमेंट का इशू आ जाता है, तो उस चीज़ को देखना, उस ऑब्लिगेशन को सही करना, उस टास्क को सही करना, उस गवर्नमेंट के राइट को भी सही करना, हम अपने ऑब्जेक्टिव में लेते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. नाउ द कंप्लियंस, इंश्योरिंग द एडरेंस ऑफ लॉ. सारे लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर लॉज को, पब्लिक लॉज, सारे लॉ के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी मॉनिटरिंग करना हमारा वर्क होता है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. नाउ द अदर ऑब्जेक्टिव इज द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. गवर्नमेंट का भी सही तरीके से काम हो कि नहीं हो, उसको उनको भी सही तरीके से बेनिफिट्स हो, उसको भी देखना पड़ता है. मैनेजिंग इवेंचुअलीज, अलग अलग तरीके के टास्क, जैसे किसी वर्कर या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को सही से काम कर रहा है, या हमें कहीं ज़रूरत है उसकी तो उसको हायर करना, या उसको हटाना है तो उसको हटाना, टर्मिनेशन, इसको भी देखना हमारे मैनेजमेंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आता है. नाउ the other objective is effective coordination. Coordination between the different departments. It is a very important objective because अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अथॉरिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा काम चलेगा ही नहीं. अगर उसने कोई बिल पास नहीं किया, उसने कोई पेपर साइन नहीं किए, तो हमारा काम वही लटक जाएगा, रुक जाएगा. हम इसको नहीं करना चाहते, हम इसको नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें अपना काम एक इफेक्टिव, ऑप्टिमम टाइम एंड ऑप्टिमम कॉस्ट पर करना होता है. ओके, हम पहले ही जान चुके हैं अगर हमारे प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ता है तो दिक्कत क्या होती है, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है. लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो. सो हमको इस इन द कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग वी हैव टू सी अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड थर्ड पार्टी ऑल्सो. ओके, नाउ we also see about the institutional perspective. Okay,
हमें अपनी जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उन सभी के बीच में यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी, उन सभी बीच में रखना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जा रहा है कि वो उसका वर्क हिस्सा नहीं है। इसकी भी इंश्योरिटी रखनी पड़ेगी कि सभी डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट सही तरीके से अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, now these are the various objectives. Now we have to see about the steps or the steps of the contact management monitoring. तो स्टेप्स मीन्स तो हमको किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को या कंस्ट्रक्शन को मॉनिटरिंग करना होगा। कैसे करना होगा? जिस तरीके से प्रोजेक्ट के स्टेप्स होते हैं, प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से हमको मॉनिटरिंग भी करनी होगी। तो जनरली देयर आर 4 की फेजेस which includes in the contract monitoring. First is a development period, second is a construction period, third is a operation period, and the fourth is a handover period. Now we will understand about the all of these. First we understand about the development period. What is the development period? Okay, development period is a period when we allow some permissions, we basically paperwork in the form. Okay, डेवलपमेंट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम पेपर्स वगैरह करते हैं, अथॉरिटी से साइन वगैरह करते हैं और परमिशंस वगैरह लेते हैं, मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं। अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन पीरियड के पहले वाला, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले वाला जो भी काम होता है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट पीरियड। अब इन पीरियड्स में हमको जो मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट करना होता है उसको हम 4 तरीके से बांट देते हैं। बेसिकली सारे स्टेजेस को हम 4 तरीके से बांट देते हैं। फर्स्ट इज द मैनेज performance, second is a relationship, manage relationship, third is a manage changes and the manage issues. Okay, what is the manage performance? We have to see all the permissions, clearance before the construction of the project. हमें इस डेवलपमेंट पीरियड में जो परफॉर्मेंस उसमें क्या देखना पड़ता है? हमको देखना पड़ता है परमिशंस, क्लियरेंस। We have to see about the permissions and clearance in the performance of the development period. Now what we see the relationship, we have to see the building work, storage, strategies about the construction, and all these things we see the relationship. It means the relationship between the contractor or the owner. We have to see the development period, the relationship between the contractor and the owner. We can write contractor and owner. Okay, now manage changes, and now we have to say the changes. If एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हमने प्लान किया, हमने प्री प्लानिंग की है अपनी, तो उस प्री प्लानिंग में कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसको क्रिटिकल एक्टिविटी में ट्रीट किया जा रहा है, तो उस क्रिटिकल एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी को चेंज करना हमारी कहलाती है इस मैनेज चेंजेस में बिफोर द कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, तो एक्टिविटी चेंज या क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज मैनेज इशू। इफ़ अगर हमारे किसी प्रोजेक्ट में डिले आता है, क्रिटिकल एक्टिविटी आती है या कुछ डिले आता है, तो उस इशू को या कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो उन सारे इशू को देखना बिफोर द कंस्ट्रक्शन, वो हमारा आता है मैनेज इशू इन द डेवलपमेंट पीरियड। तो इसमें हम ले सकते हैं क्लियरेंस एंड द डिले। These all things are in the development period. We have to see for the contract management. Now the second period we can say the second period is the construction period. जो प्रीवियस पीरियड में हमने देखा था, डेवलपमेंट पीरियड में जो चीज़ें देखी थी हमने, वही यहाँ देखनी पड़ेगी, बट वो चीज़ें बदल जाएंगी। नेम सही रहेगा, परफॉर्मेंस भी हमें इस पीरियड में परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, बट हमको परफॉर्मेंस बिफोर द कंस्ट्रक्शन नहीं, हमको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जो परफॉर्मेंस चल रही है, जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। ये उस कहलाता है हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग मेथड। नो, सो इन द
construction period, the first thing is a manager transition. What is the transition? Transition between the development period and the construction period. Okay, what are the issues include in the development period and the construction period? It is under the manager transition. Okay, transition. So issues between development period to construction period. Okay. Okay. The second thing is manage performance. We have to see about the monitoring the work progress in the performance in the construction period. We have to see the monitor. We have to monitor about the work or about the progress and the quality. And quality. Now, the relationship between the contractor and the dealer and the supplier and many things can just manager. Okay, relationship means the manager, or we can say that establish the relationship between the manager and the contractor and the supplier. Okay, इसको हटा के लिख सकते हैं हम establish relationship between manager and contractor. Okay. The last thing is manage issue. If is it any issue related to the construction period, so हमको उस इशू को देखना पड़ेगा. कोई क्लियरेंस या कोई चीज़ हमारी टेक्निकल एबिलिटी का अटक गई है तो उसको भी हम उसमें देखना पड़ेगा. कंटीजेंसी लाइक कुछ कम्युनिकेशन गैप या अदर तरीके के इशू होते हैं, वेरियस इशू, उसको हम कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले हिस्से में चेक करेंगे. नाउ this is the phase of the construction period. We have to see these types of things in the construction period. Now another period is the operation and maintenance period. Now हमको जो स्टेप्स हैं ये पीरियड हैं. अब ये सारे पीरियड एक साथ पैरेलल भी हो सकते हैं, एक के बाद हो सकते हैं. तो वी कैन से द operation and the maintenance period is a parallel or the after the construction period. Okay, तो ऑपरेशन में और मेंटेनेंस पीरियड में हमको क्या देना पड़ता है कि हमको जो प्राइवेट पार्टी है परफॉर्मेंस हमको चेक करना पड़ेगा. जो प्राइवेट पार्टी है, जो उस चीज़ को जो ओनर है, बेसिकली जो ओनर है या जो उस प्रोजेक्ट को करा रहा है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, उस थर्ड पार्टी को डील करना पड़ेगा. या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर बिल्डिंग को जो यूज कर रहा है उसे थर्ड पार्टी हम बोल सकते हैं. मैंने तो थर्ड पार्टी के साथ डील करनी पड़ेगी. नाउ in the managed performance, in the performance period, contingencies like change in the lane termination and the change in the another things, we can see the manage the contingency. इसमें हमको क्या मैनेज करना पड़ेगा? contingencies. ओके, चेंजेस में इफ़ इट इज चेंज, कुछ चेंजेस हो सकते हैं. कुछ मेंटेनेंस पीरियड में कुछ हिस्सा हमारा, कुछ पर्टिकुलर टास्क हमारा सही तरीके से वर्क नहीं किया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, सो वी हैव टू चेंज दिस टास्क और चेंज द प्लेस वॉट एवर चेंजिंग. ओके, ना द इशू इधर मेंटेनेंस पीरियड में कोई अलग इशू हमारा होता है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट आता है, कोई डिजास्टर आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, उस डिफ़ॉल्ट को सही तरीके से करना, वो इशू में जाता है. तो लास्ट थिंग एंड लास्ट स्टेप फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग स्टेप इज द हैंड ओवर स्टेज. व्हाट इज द हैंड ओवर स्टेज? हैंड ओवर मीन्स द कॉन्ट्रैक्टर हम ओनर को देता है कि हमारा काम हो चुका है, आप देख लीजिए. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि रिलेशनशिप में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक्सपायरी या मटेरियल की एक्सपायरी वगैरह हमको देखनी पड़ती है. रिलेशनशिप में हमको कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना पड़ता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. अगर हैंडओवर पीरियड में कुछ चेक करने के बाद कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको हमें चेंज करना पड़े तो उसको देखते हैं. और कुछ इशूज़ अगर
हैंडओवर स्टेज में आते हैं हमारे पास, तो उसी को भी सॉल्व करना वो हमारा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में आता है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग और द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। नाउ अब हमने इस लेक्चर में ये दिस इज़ द फाइनल, तो इस लेक्चर के बाद आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाता है। नाउ हमने इस लेक्चर में क्या क्या समझा? हमने इस लेक्चर में दो चीज़ समझी। पहली प्री क्वालिफिकेशन। व्हाट इज द प्री क्वालिफिकेशन? प्री क्वालिफिकेशन इज द प्रोसेस which is used for before the tendering process for eliminating those contractor who are not eligible, who are not satisfactory in our project। जो हमारे प्रोजेक्ट में सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनको हटाना हमारा कहलाता है प्री क्वालिफिकेशन। डिफरेंट हमने डेफिनेशन देखी, डिफरेंट अथॉरिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट फर्म से हमने देखी, उनके बारे में जाना। यहाँ कुछ हमने एडवांटेज जाने प्री क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द IADC। एडवांटेज क्या क्या थे? एडवांटेज थे हमारे बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट टाइम बचता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बचता है, जिससे कारण हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर जिस टाइम में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में जो हम जो एंड ड्यूरेशन मानते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइम मानते हैं, उससे पहले ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ उसमें एडवांटेज करती है ना। और हमारा फाइन, और इसमें एक चीज़ भी रहती है कि जो वही कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग कर पाते हैं जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, पर्टिकुलर डिज़ाइन है, पर्टिकुलर हमारे प्रोजेक्ट में उसमें फिट बैठ रहे हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन। नाउ दैट हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग? आफ्टर गिविंग द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू सी द वी हैव टू मॉनिटर और द मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट और द प्रोजेक्ट, सो द जो प्रोजेक्ट हमारा है वो सही तरीके से हो, जो परस्पेक्टिव हमको चाहिए, जो क्वालिटी हमको चाहिए, जो हमें टाइम चाहिए, जो कॉस्ट चाहिए, उस कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी पे वो काम हो, इसीलिए हमें मैनेजमेंट करना होता है, वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग, हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखा। उन्होंने जो स्टेप्स बताया उसको जाना, उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने समझा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स: प्लानिंग एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग, कॉम्प्लियंस, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मैनेज इवेंचुअलीज, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन द इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ना उसके बाद जो स्टेप्स लिए जाते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग और द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वो भी हमने देखे। बेसिकली 4 फेज़ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस चारों फेज़ में हमको मॉनिटर करना होता है। व्हाट आर दीज 4 स्टेप्स? फर्स्ट फेज इज डेवलपमेंट पीरियड। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट पीरियड, जिसमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है, मटेरियल से इकट्ठा करना पड़ता है, देन हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन को करते हैं एक्चुअल में। देन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, उस कंस्ट्रक्शन के बाद हमें कुछ ऑपरेशन देखने पड़ते हैं और मेंटेनेंस काम करने पड़ते हैं। उनके बाद अल्टीमेटली हैंडओवर पीरियड को देखना पड़ता है। दीज आर द स्टेप्स एंड द सम टर्म्स विच इज़ यूज फॉर द ईच स्टेप्स हमको देखनी पड़ती है, इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन चारों स्टेप्स के करने के बाद हम अपनी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हमारा सेकंड यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। हम अगले यूनिट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।